राजमा, जिसे फ्रेंच बीन या बीन्स के नाम से जानते हैं, इसका उत्पादन हरी फलियों और दानों के उत्पादन के लिए किया जाता है। लेकिन हरी फलियों की मांग अधिक होने के कारण इसकी खेती बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। अगर आप भी हरी फलियों के उत्पादन के लिए राजमा की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई का ये सही समय है। तो आप इसकी बुआई में किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर IN शुक्ल से। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, राजमा शाक भाजी की कितनी महत्वपूर्ण फसल है। यह पोषक तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अच्छा लाभ देने वाली फसल है। इसके बीज तथा फली दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम फली का प्रयोग करते हैं तो इसको बीन्स के रूप में जाना जाता है। इसमें अगर हम पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल होने के नाते इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तथा मिनरल्स आदि की बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। इसलिए ये अपने भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में जाना जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भूमि एवं जलवायु की। तो जैसा कि किसान भाई इसके बुआई करने के लिए जब भूमि का चयन करते हैं तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी भूमि का चयन किया जाए जिसमें जल भराव की स्थिति ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो तथा सिंचाई का भी स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए 5.5 pH से लेकर के 6.5 pH मान तक वाली भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके लिए दोमट अथवा बलुई दोमट भूमि दोनों प्रकार की भूमियाँ इसके लिए उपयुक्त होती हैं। किसान भाइयों, इसकी भूमि की तैयारी के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करने के उपरांत खेत को समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद एवं उर्वरक की। किसान भाइयों, इसमें 60 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से रासायनिक उर्वरक के रूप में हम देते हैं। इससे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि 15 से 20 टन FYM अथवा सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 1 सप्ताह पूर्व खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई पर अपने खेत में मिला दें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को चाहिए कि नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को बुआई के पहले अंतिम जुताई पर अपने खेत में मिला दें। तत्पश्चात जो आधी नत्रजन की मात्रा है उसको 35 से 40 दिन की खड़ी फसल की अवस्था में छिड़काव के द्वारा हम देते हैं। अगर हम बुआई के लिए प्रजातियों की बात करें तो इनमें जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें पूसा पार्वती, पंत अनुपमा, केंटुकी वंडर, आज़ाद राजमा 1, जंपा, जायंट स्टिंगलेस, कंटेंडर आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई किसी भी प्रजाति को लेकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है राजमा की बुआई हेतु उचित बीज दर की। तो आइए इसकी झाड़ी नुमा किस्मों की बुआई हेतु 80 से 90 किलोग्राम बीज तथा लता युक्त किस्मों की बुआई हेतु 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम कैप्टॉन या थीरम में उपचारित अवश्य कर लें। इसके उपरांत ही आप बीजों की बुआई करें। बुआई के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक अधिक बढ़वार वाली जो इनडिटर्मिनेट टाइप की कही जाती हैं तथा दूसरी बुशी टाइप की जिनकी कम बढ़वार होती है और वो कम झाड़ी नुमा उनकी स्थिति होती है। ऐसी प्रजातियों के लिए जो कम झाड़ी नुमा होती हैं उनकी दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी में
15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिजाई करते हैं तथा जो अधिक बढ़वार वाली प्रजातियां होती हैं जिनको हमें सहारा देना पड़ता है, ऐसी प्रजातियों के लिए 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की उनकी लाइनों की दूरी रखते हैं तथा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे को हम बिजाई करते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि सही समय पर सही ढंग से सही प्रजाति का अगर हम चयन करते हैं तो फसल बहुत अच्छी होने की संभावना रहती है। आज सोलर पंप पर सरकार काफी जोर दे रही है क्योंकि इसमें ना तो डीजल का झंझट है और ना ही बिजली का इंतजार, और इस पर खर्चा भी एक बार ही करना पड़ता है। उसके बाद इस पर होने वाले खर्च ना के बराबर हैं। साथ ही साथ पर्यावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये सारी खूबियां किसानों को लुभा रही हैं। आज किसान सोलर पंप का इस्तेमाल करके अच्छी खेती कर रहे हैं। हमारे किसान भी सोलर पंप सेट पर जानकारी चाहते हैं। अगर किसान भाइयों आप भी खेती में सोलर पंप का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी SC जैन। किसान भाइयों, अभी तक हम जो सिंचाई के संसाधन थे, हमारे पास डीजल पंप था, विद्युत पंप था और परंपरागत तरीके से पहले आपने देखा होगा रहट आदि से सिंचाई करते थे। अब समय के अनुसार नई नई खोजें होती जा रही हैं। इन खोजों में एक जो अभी हमारे सामने दिखाई दे रहा है पीछे, सौर ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। यह सौर ऊर्जा संयंत्र सूर्य की रोशनी को प्लेटों के माध्यम से एब्जॉर्ब करके शोषण करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हुए मोटर के द्वारा और डिलीवरी पाइप है जो उसके माध्यम से कितनी ही दूरी तक पानी ले जाया जा सकता है। इससे प्रातः 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जब तक रोशनी लगती रहती है लगभग 8 से 10 घंटे नियमित चलाया जा सकता है और सतत एक ही स्पीड से एक ही प्रेशर से पानी मिलता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर रूटेट एक क्लैंप लगा हुआ है जिसको सूर्य के डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। जैसे जिस डायरेक्शन में सूर्य की रोशनी जाती है, ज़्यादा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इस ढंग से वो सेट करते हैं उसको। 6 माह ऐसे होते हैं जिसमें उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य होते हैं, उसी डायरेक्शन में आपको थोड़ा चेंज करना होता है, बीच बीच में बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सूर्य की रोशनी निकलती है वैसे ही यह कार्य करना शुरू कर देता है। एक किसान एक दिन में 8 से 10 घंटे के अंदर 1 एकड़ तक की खेत की सिंचाई कर लेता है यदि खुले पानी से हम सिंचाई करते हैं। इससे स्प्रिंकलर भी चलाया जा सकता है, नोजल वगैरह से भी सिंचाई कर सकती है, फव्वारी खेती की जा सकती है, ड्रिप इरिगेशन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बस एकमात्र एक है कि यदि इसकी केबल वगैरह जो है इसको बंद केबल होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, उसमें विद्युत शॉर्ट होने की संभावना रहती है और इसका चूहों के लेयरिंगों से अपन को ध्यान रखना है कि ये काटे ना और विशेष सावधानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। सौर ऊर्जा में और कुछ सावधानियाँ ऐसी हैं जैसे कि इस पर पैनल के ऊपर धूल ना आए, पैनल के ऊपर ओस की बूंदें ना आए और ठंड के मौसम में यदि कोहरा वगैरह अधिक होता है, कभी कभी होती है ये स्थिति, तो उस स्थिति में हमें उसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं कि पर्याप्त वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कब चालू करना है। जैसे ही अपन ऑन करते हैं स्विच को वह ये बताता है कि हम आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, यह इंडिकेट करता है आप हमें स्टार्ट कर सकते। उसमें सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। इसमें एक GPS सिस्टम लगा रहता है। यदि हमारी सौर ऊर्जा पंप में कोई रुकावट आ रही है, कोई व्यवधान आ रहा है, तो वहाँ पर बैठे एक्सपर्ट लोग इसको देखते रहते हैं और वो आपके मोबाइल पर या तो डायरेक्ट कॉल करते हैं या मैसेज के द्वारा आपको सूचना देती है
देते हैं कि आपके इस प्लांट में अमुक जगह अमुक पॉइंट पर ये गड़बड़ी है या बोर में कम पानी है हो गया है, इसको बंद कर दीजिए, या फिर सूर्य की रोशनी ढलने जा रही है, आपकी मोटर चालू है, वोल्टेज यदि उस समय भी आपका चालू है तो ये भी सूचना आपको मिल जाती है कि साहब इसको बंद करिए, सूर्य की रोशनी कम हो गई है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप सूचना दे सकते हो, मैसेज दे सकते हो, वो आपको 24 घंटे के अंदर में आपकी सुविधाएं दे देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। अब किसान भाइयों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसके आवेदन हम कहाँ करें, कैसे करें, किसको दें। इसके लिए ऑनलाइन जो सेंटर हैं, कंप्यूटर पर जाकर आपको पंजीयन कराना है, आवेदन भरना है। आवेदन के साथ में आपको बंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इन डॉक्यूमेंट को लेकर के आप अपना पूरा निर्धारित प्रारूप में जो है जानकारी सबमिट कराएंगे। सबमिट होते ही आवेदन शुल्क 5,000 रुपये देना होगा। 5,000 रुपया आप तो ड्राफ्ट के द्वारा दे सकते हो या क्षेत्रीय जो कार्यालय है सौर ऊर्जा विकास निगम के में जिले स्तर पर जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट रसीद बनवा सकते हैं। आपका आवेदन पहुँचते ही आपको 1 हफ्ते के अंदर में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप शेष कृषक अंश राशि जमा करिए, आपका आवेदन चयन कर लिया गया है। आपके आवेदन चयन होने के उपरांत आपको डीडी के माध्यम से संबंधित संस्था में आपको शेष कृषक अंश राशि जो है वो जमा करनी है। कृषक अंश राशि जब पूरी जमा होने के उपरांत निर्धारित जो भी कंपनी होगी वो आपके यहाँ आपसे संपर्क करेंगी, आपके यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देंगी। कम लागत के माध्यम से अधिक उत्पादन ले सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ना तो बिजली का बिल है, ना खर्च आता है और ना ही इसके अलावा कोई सेकेंडरी खर्च देना होती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दुधारू गाय, भैंस एवं बकरी को कीड़े की दवा निर्धारित मात्रा पशु चिकित्सक की सलाह से दें। बकरियों को PPR का टीका लगवाएं। ध्यान रहे किसी भी पशु को कोई भी टीका लगवाने से 1 सप्ताह पहले कीड़े की दवा अवश्य दें। बाछी एवं पाड़ी को जल्दी गर्मी में लाने के लिए विटामिन A एवं E के साथ खनिज मिश्रण दें। दलहन की फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू तथा रस्ट बीमारियों से बचाने हेतु मैनकोजेब दवा का 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर रोगों के लक्षण दिखाई देने पर छिड़काव करें। लहसुन एवं अगात बोई गई प्याज की फसल से थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमडा क्लोरोपिड दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अच्छे परिणाम हेतु चिपकाने वाला पदार्थ जैसे टीपोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोल में मिलावें। प्याज के पौध की रोपाई अति शीघ्र समाप्त करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल जो गाभा की अवस्था में आ गई हो उसमें सिंचाई कर 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। विलंब से बोई गई गेहूं की फसल जो 40 से 45 दिनों की हो गई हो उसमें दूसरी सिंचाई करें। वसंतकालीन ईख, शकरकंद, गर्मा सब्जियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के वक्त जुताई में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोलपुर, जिला दुमका के कृषक जीवनलाल महतो ने। यह लहसुन की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीवनलाल महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए किसान भाइयों, अभी आपके खेतों में लहसुन की फसल खड़ी है जो पूरी तरीके से कह सकते हो कि आधी अपनी आयु पार कर चुकी है। लहसुन की फसल में कई तरह के रोग लगते हैं जिससे फसल में काफी नुकसान होता है, और यदि किसान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेंगे तो फसल में होने वाले नुकसान से बच जाएंगे, जिस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं। जिसके दौरान आप देखते हो डाउनी मिल्ड्यू नामक एक बीमारी आती है जिसमें ऊपर से पत्ते सूख करके और पीला पौधा पड़ जाता है, और डाउनी मिल्ड्यू है। उसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब नामक एक दवाई आती है, तो मैनकोजेब का आप छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हो। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कई तरह के रस चूषक कीटों का प्रकोप होता है और इन कीटों के द्वारा लहसुन की फसल में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को बहुत कम लहसुन का उत्पादन मिल पाता है। तो लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को कैसे पहचानें और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। उसी के साथ इसी समय उसमें थ्रिप्स और माइट यानी मकड़ी से पौधा उल्टा घूम जाता है, यानी उसको बोलते हैं कुंकड़े आ गए ऐसा बोलते हैं, और पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ गई, कंप्लीट कर्व कर जाती है, तो माइट की पहचान है। जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए आप मकड़ीनाशक दवाई इस्तेमाल आपको करनी है, जैसे डाइकोफॉल है, ओमाइट है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी पौधा की पत्तियां यूं जिगजैग हो जाती है, उसमें थ्रिप्स का अटैक होता है, जो रस चूसक कीट है। थ्रिप्स के पहचान के लिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाग पड़ते हैं उसपे, मतलब पत्ती ज्यादा कुकड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है, पर उस पर आपको दाग देखे जा सकते हैं जो मैग्नीफाइंग लेंस से देखे जा सकते हैं। पर आप हल्का मोड़ है तो आप समझते हैं थ्रिप्स है। उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या आपका नीम की जो दवाई आती है अजिटाइरेचेटिन नीम पेस्टिसाइड, उसका 4 से 5 ml प्रति टंकी आप छिड़काव करके उसका नियंत्रित कर सकते हो। इस तरीके से आप पहचान करके जो कीट है उसी का नियंत्रित करें, आपका पैसा भी बचेगा और जहर मुक्त होने में भी आपको मदद मिलेगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। सब्जी वर्गीय फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग एवं महत्व। जमीन और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है जैविक खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।